नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल किड्स प्ले टू जूनियर क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर 6 सजीव विशेषताएं एवं आवास का जो पार्ट 3 है वो कवर करने वाले हैं इस क्लास में। तो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे हमारे आसपास के जो सजीव हैं उनके बारे में, और इन सजीवों के हमारे आसपास के जो सजीव हैं उनके लिए जो भोजन की आवश्यकता होती है उसके बारे में, और सजीव जीवों में जो वृद्धि परिलक्षित होती है या वृद्धि के गुण दिखाई देते हैं उनका अध्ययन करेंगे, तथा सभी सजीव जो हैं श्वसन करते हैं और जो जीव जंतु या पौधे हैं वो कैसे श्वसन करते हैं उनके बारे में भी हम जानेंगे। आगे हम देखेंगे जो सभी सजीव हैं वो उद्दीपन प्रक्रिया के अनुरूप भी क्रिया करते हैं, इसको भी हम आज पढ़ने वाले हैं या इसको कवर करने वाले हैं इस क्लास के अंतर्गत। तो हम देखेंगे हमारे आसपास के सजीव। तो हम जानना चाहेंगे कि जो हमारी सूची में सजीव के कौन कौन से उदाहरण शामिल है। तो आइए वन में पाई जाने वाली जो वस्तुएं होती हैं उनके बारे में हम सोचते हैं थोड़ा बहुत। जैसे वृक्ष है, आरोही लता, विसर्पी लता, छोटे बड़े जंतु, पक्षी, सर्प, कीट, चट्टान, पत्थर, मिट्टी, जलवायु और सूखी पत्तियां, मृत जंतु, छत्रक, काई, मौस, वन में पाई जाने वाले विभिन्न जंतुओं के कुछ उदाहरण हैं। इनमें से कौन सजीव हैं और कौन निर्जीव, इनको आप छांटिए और इनमें किस प्रकार से आप अंतर कर पाएंगे कि इनमें से कौन से सजीव हैं और कौन से निर्जीव हैं। इनमें क्या आप मानक रखते हैं, पैमाना रखते हैं, जिससे आप इसमें सजीव और निर्जीव में विभाजन कर पाएँ। तो आगे देखते हैं जो हमारे आसपास के सजीव हैं, तो अपने चारों ओर पाई जाने वाली जो विभिन्न वस्तुओं के विषय में सोचिए आप, तथा उन्हें निर्जीव एवं सजीव समूहों में बांटिए। तो आप अपने जैसे ही अपने चारों ओर जो वातावरण या परिवेश है, आप चारों ओर पाई जाने वाली विभिन्न वस्तुओं के बारे में देखते हैं या सोचते हैं, तो आप क्या पाएंगे कि उनमें से निर्जीव एवं सजीव वस्तुएं जो हैं उनके समूहों को अलग अलग बांटना है। तो कुछ प्रकरणों में हमारे लिए यह आसान होगा कि हम सजीव और जो निर्जीव हैं उनमें अंतर कर पाएँ। उदाहरणतः जैसे हमारे घर की जो कुर्सी है या मेज है जैसी वस्तुएं क्या है, निर्जीव हैं, क्योंकि वे जानते थे कि मेज और कुर्सी सजीव नहीं है, अतः ये ना तो चल सकते हैं ना बोल सकते हैं। तो मेज और कुर्सी क्या है कि निर्जीव हैं, क्योंकि एक जगह स्थिर रहते हैं, ना तो ये चल सकते हैं ना बोल सकते हैं। तो इस प्रकार हमने क्या कर दिया, विभाजन कर दिया, वर्गीकरण कर दिया कि ये निर्जीव हैं। तो आगे देखेंगे इस प्रकार क्या सिद्ध होता है कि जो बोल सकते हैं या चल सकते हैं तो वो क्या होंगे, सजीव होंगे। लेकिन यह जो है कुछ प्रकरणों के लिए भी आसान होगा, और हम अगर अन्यथा और कोई उदाहरण लें तो हम इसको समझना मुश्किल होगा कि क्या सजीव है और क्या निर्जीव। तो हम जानते हैं कि जो कुर्सी है, मेज है, पत्थर है अथवा एक सिक्का सजीव नहीं है। इसी प्रकार हम क्या जानते हैं कि हम जीवित हैं, और हमारी ही तरह संसार के सभी मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, गिलहरी और कीट जैसे सभी जंतु भी सजीव हैं। तो हम इस प्रकार से हम क्या अनुमान लगाते हैं कि अगर जो भी चीज़ जीवित है या जो भी जीव जो हैं वो जीवित हैं, जैसे मानव हुआ, और हमारी ही तरह जो बंदर होते हैं, कुत्ता, बिल्ली आदि जो और जीव जंतु होते हैं वो भी क्या है, सजीव हैं, क्योंकि वो चल भी सकते हैं और अपने स्वर में आवाज़ भी निकाल सकते हैं। तो हमें कैसे पता चलता है कि कोई वस्तु सजीव है? कभी कभी निर्णय करना इतना आसान भी नहीं होता है, जैसा कि हम अभी कर चुके हैं कि सजीव क्या होते हैं कि जो बोल सकते हैं या चल सकते हैं या जिनमें जान होती है, जीवन होता है। जबकि निर्जीव में ऐसा कुछ नहीं होता है कि ना वो चल सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना उनमें जीवन की संभावना होती है। तो इस प्रकार से हम, लेकिन निर्णय करना कभी कभी इतना कठिन हो जाता है कि हम इस प्रकार से जो इसका जो अभी मानक हमने तैयार किया है इसके आधार पर हम इसका वर्गीकरण नहीं कर सकते हैं कि कौन सजीव है और कौन निर्जीव। तो हम कहते हैं कि पौधे सजीव हैं, परंतु वे कुत्ते अथवा कबूतर की भांति चल नहीं सकते हैं। तो फिर ऐसा क्यों हम मानते हैं कि जो पौधे हैं वो क्या है, सजीव हैं? अब तो जो आपने मानक तैयार किया था वो गलत सिद्ध बैठता है, क्योंकि आपने कहा था कि सजीव क्या होते हैं, वो चल सकते हैं, बोल सकते हैं और उनमें श्वसन की क्रिया होती है या उनमें जीवन की संभावना होती है। तो पौधे ना तो चल सकते हैं और ना बोल सकते हैं, फिर भी आप क्या कहते हैं कि पौधे क्या है, सजीव हैं। तो अब कैसे जो आपकी परिकल्पना थी ये गलत हो जाती है। अभी आगे देखते हैं। दूसरी ओर एक कार की अथवा बस की बात करते हैं हम अगर, तो एक कार और बस भी चल सकती है। आप देखेंगे जो कार होती है वो चल सकती है, एक जगह से दूसरी जगह आवागमन कर सकती है, फिर भी हम क्या कहते हैं कि कार और बस क्या है, निर्जीव हैं। तो आपका दूसरा मानक भी जो था कि सजीव जो होते हैं वो चलते हैं और गति करते हैं, तो वो भी गलत सिद्ध हो जाता है। तो हम किस प्रकार से या किस आधार पर हम वर्गीकरण करें कि जो सजीव और निर्जीव क्या होते हैं। तो अब हम समझते हैं हमारे आसपास के सजीवों के उदाहरण के तौर पर। तो हमें कैसे पता चलता है कि कोई वस्तु सजीव है अथवा कोई वस्तु निर्जीव। तो कभी कभी यह निर्णय करना इतना आसान भी नहीं होता है।
इसको हम समझ चुके हैं कि पौधे सजीव हैं, परंतु वे कुत्ते अथवा कबूतर की भांति चल नहीं सकते हैं। दूसरी ओर हम एक कार्य की बात करते हैं अगर, तो कार्य चल तो सकती है, फिर भी हम क्या कहते हैं कि निर्जीव है वो कार्य। अब देखें, अगर हम पौधे एवं जंतु समय के साथ वृद्धि करते हैं, परंतु कई बार ऐसा भी प्रतीत होता है कि जैसे आकाश में बादल हैं जो अपने आकार में वृद्धि कर रहे हैं। आगे देखेंगे तो इसका क्या अर्थ है। जैसे जब जो आकाश में बादल होते हैं वो वृद्धि करते हैं, तो इसका क्या अर्थ है कि वो सजीव है क्या? तो बादल क्या सजीव हैं? तो नहीं, बादल सजीव थोड़ी ना है। तो फिर वो गति तो कर रहे हैं, उनके आकार में ही वृद्धि हो रही है। यदि आप कहते हैं कि पौधे इसलिए सजीव माने गए हैं कि वो आकार में वृद्धि करते हैं अपने, और क्या है, वो गति भी करते हैं, तो भैया बादल भी आकार में वृद्धि करते हैं और गति भी करते हैं, तो वो क्या सजीव हैं? तो उनको सजीव क्यों नहीं मानते हैं आप? आखिरकार हम निर्जीव एवं सजीवों में जो अंतर है किस प्रकार करेंगे कि वो सही परिकल्पना से हम समझ सकें कि क्या सजीव है और क्या निर्जीव। तो क्या सजीवों में कुछ ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं जो उन्हें निर्जीव पदार्थों से अलग करते हैं? हाँ, बिल्कुल ऐसे कुछ लक्षण होते हैं जिनके आधार पर हम सजीव और निर्जीव में अंतर कर सकते हैं। जैसा कि जो सजीव हैं वो श्वसन करते हैं, सजीवों में वृद्धि के गुण हैं जो वो दिखाई देते हैं। सजीवों में प्रजनन की क्रिया भी होती है, सजीव जो होते हैं उनमें उत्सर्जन की क्रिया भी होती है, और सभी सजीव जो हैं वो श्वसन भी करते हैं, जबकि जो निर्जीव हैं उनमें इस प्रकार की क्रियाएं नहीं होती हैं। आगे देखते हैं, जो सभी सजीव हैं उनको भोजन की आवश्यकता होती है, जबकि निर्जीव को भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कुर्सी है, उसको भोजन की आवश्यकता थोड़ी होगी, दरवाजा है, कुर्सी, चेयर है, मेज है या कार है, तो इसको भोजन की आवश्यकता नहीं होगी। जबकि जो सजीव होते हैं उनको भोजन की आवश्यकता होती है, जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, मानव है, किसी प्रकार का कीट हो, तो उसको क्या है, भोजन की आवश्यकता पड़ती है। तो अध्याय 1 में हमने क्या जाना था कि सभी सजीवों को जो भोजन की आवश्यकता होती है, देखा था कि हमने सभी जीव जो हैं उनको भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन हमारे लिए एवं विभिन्न जंतुओं के लिए नितांत आवश्यक होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो भोजन है वो मानव के लिए भी और विभिन्न प्रकार के जंतु हैं या कीट हैं या जीव हैं तो उनके लिए भी ये परम आवश्यक होता है भोजन। तो हमने यह भी सीखा है कि पौधे जो हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो हमने जो जंतुओं की अगर बात छोड़कर अगर पौधों की बात की जाए, तो पौधे क्या हैं, पौधे भी अपना भोजन करते हैं या बनाते हैं। तो पौधों को भी क्या है, पौधे क्या कहलाएंगे, सजीव होंगे, क्योंकि सजीव क्या करते हैं, भोजन की उन्हें आवश्यकता होती है। तो पौधे भी अपना भोजन बनाते हैं, किस क्रिया से बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा। और जंतु क्या करते हैं, भोजन के लिए पौधों अथवा अन्य जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। और जंतुओं का क्या होता है कि जंतु क्या करते हैं, या तो पौधों पर निर्भर रहते हैं और या फिर वे और अन्य छोटे छोटे जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। आगे हम देखेंगे, भोजन जो है सजीवों को उनकी वृद्धि के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। तो क्या ऐसी आवश्यकता होती है कि सजीवों को अपने जीवन यापन के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है, या हम भोजन क्यों करते हैं? तो हम भोजन इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे जो वृद्धि है या किसी प्रकार का जो परिवर्तन है, तो या शारीरिक जो क्रियाएं हैं उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है, और भोजन से ही हमें ऊर्जा मिलती है। तो सजीवों को उनके अंदर होने वाले जो अन्य जैव कर्म हैं या प्रक्रम है उनके लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है सुचारू रूप से चलाने के लिए, जैसे श्वसन है, उत्सर्जन है, पाचन है, इसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, हमें भोजन से, क्योंकि भोजन में क्या होता है, अनेक प्रकार के पोषक पदार्थ होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा इत्यादि। आगे हम समझेंगे सभी जीवों में वृद्धि क्या है, परिलक्षित होती है। तो एक इस आधार पर भी हम वर्गीकरण कर सकते हैं कि सजीव क्या होते हैं। जो सभी सजीव होते हैं उनमें वृद्धि परिलक्षित होती है हमेशा निरंतर। तो क्या 4 वर्ष, इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि आपका जो 4 वर्ष पुराना जो कुर्ता है या कोई भी कपड़ा है, तो आप उसको अभी भी ठीक से आता है क्या आपको अभी वो भी कपड़ा? तो इसे आप नहीं पहन सकते हैं। क्यों नहीं पहन सकते हैं? क्योंकि जो है इन वर्षों में आप लंबे हो गए हैं, आपको इसका आभास नहीं हो रहा है, लेकिन आप में हर समय वृद्धि हो रही है और कुछ समय वर्ष बाद आप वयस्क भी हो जाएंगे। तो जैसा कि आप परिवर्तन देख पा रहे हैं जो हमारा मानव होता है, तो इस प्रक्रिया में एक जो शिशु होता है, नवजात शिशु, वो वृद्धि करके एक नवजात शिशु जो बालक होता है या बच्चा होता है, वो नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता है, फिर उसके बाद एक छोटे बालक का, फिर किशोरावस्था में आ जाता है, बाल अवस्था में आ जाता है, फिर किशोरावस्था में आ जाता है, फिर उसके बाद वयस्क हो जाता है। इसके ठीक बाद जो अवस्था आती है वृद्ध अवस्था आ जाती है, और फिर अपने वो परलोक के लिए सिधार जाता है। तो इस प्रकार जो हमारा है परिवर्तन होता रहता है अनेक अवस्थाओं में। तो क्या होता है, सभी सजीव जो होते हैं उनमें क्या होता है, वृद्धि के गुण दिखाई देते हैं। जैसे अगर कोई जंतुओं की बात की जाए, तो जंतुओं में भी क्या होता है, जो जंतु सजीव होते हैं या सभी जंतु सजीव होते हैं, तो उनमें क्या होता है कि वृद्धि के गुण उनमें भी दिखाई देंगे, क्योंकि जंतुओं के जो बच्चे होते हैं उनमें भी वृद्धि कर भी वयस्क हो जाते हैं या युवा अवस्था में आ जाते हैं। तो आपने अवश्य देखा होगा कुत्ते के जो पिल्ले होते हैं वयस्क हो जाते हैं,
तो आपने देखा होगा छोटे में आप क्या कहते हैं उसको, डॉगी टॉमी वगैरह आप बुलाते रहते हैं, और उसके साथ चूजे उनके जो उनके कुत्तों के जो पिल्ले होते हैं उनके साथ आप खेलते रहते हैं। बड़े होने पर वही कुत्ता भयंकर कुत्ते डॉगी बन जाते हैं, तो आप उनसे दूर भागते हैं। तो क्या है, उनकी अवस्था में परिवर्तन होता रहता है। आगे देखेंगे जो एक अंडे से स्फुटित होकर जो चूजा होता है या मुर्गी के बच्चे होते हैं, वो भी पहले एक चूजे का रूप ले लेता है, फिर उसके बाद थोड़ा सा एक बच्चा बन जाता है, फिर उसके बाद एक मुर्गा या मुर्गी बन जाता है, जिसे आप चिकन समझ करके आप भोजन कर लेते हैं, या जिससे आपको अंडा प्रदान होता है। आगे देखेंगे कि सभी जीवों में क्या है, वृद्धि के गुण दिखाई पड़ते हैं। तो ये सभी जो है वृद्धि की विभिन्न स्थितियाँ हो सकती हैं। कुछ दिनों और कुछ सप्ताह बाद पौधों को भी देखिए, जैसे आप, तो क्या होगा, सॉरी मिस्टेक, इसके पिछले हिस्से से शुरू करते हैं कि इसमें क्या था, एक अंडे से स्फुटित होकर जो चूजा है या मुर्गी का जो बच्चा होता है, तो क्या करता है, वृद्धि करके मुर्गी अथवा मुर्गा में भी परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार से चूजे से मुर्गा या मुर्गी, तो इसकी व्यवस्था में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो जो जंतु हैं वो क्या होते हैं, सजीव होते हैं, क्योंकि उनमें जो, और सजीवों में क्या विशेषता होती है, क्योंकि जीवों में वृद्धि परिलक्षित होती है, वृद्धि के गुण दिखाई देते हैं। पौधे की वृद्धि करते हैं, और अपने चारों ओर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौधों का आप अवलोकन कीजिए। इनमें से कुछ बहुत छोटे तथा कुछ नवजात विकसित तथा कुछ विकसित दिखाई देंगे आपको। जैसे आप पौधे की अगर बात करें तो पौधों में भी वृद्धि होती है, क्योंकि पौधे सजीव होते हैं, और सजीवों का यह गुण होता है कि उनमें वृद्धि के गुण दिखाई पड़ते हैं। समय के साथ उसमें परिवर्तन होता रहता है उनकी अवस्थाओं में। तो ये वृद्धि की विभिन्न अवस्थाएं या स्थितियां हो सकती हैं। कुछ दिनों और कुछ सप्ताह बाद पौधों को देखिए, आप देखेंगे कि उनकी लंबाई में वृद्धि हुई है। वृद्धि सभी सजीवों में होती है। इस प्रकार हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं। क्या आप सोचते हैं कि निर्जीव वस्तु वृद्धि प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं? तो आप ऐसा जरूर सोचते होंगे कि निर्जीव वस्तु जो है वो वृद्धि प्रदर्शित नहीं कर सकती हैं। जैसे गेट है, वो अपनी साइज थोड़ी नहीं बढ़ा लेगा, आप जितना बना के रख देंगे उतना ही उतना रहेगा। तो निर्जीव वस्तु वृद्धि नहीं करते हैं, जबकि जो जंतु हो, वह पौधे हो या मानव से कोई भी जीव हो, तो वो वृद्धि करता है, सजीव। आगे देखेंगे कि हम एक आधार और है जिसके आधार पर हम वर्गीकरण कर सकते हैं कि निर्जीव क्या होते हैं, सजीव क्या होते हैं। तो सजीवों में एक विशेषता होती है कि सभी सजीव जो होते हैं वो श्वसन करते हैं। जैसे कि हम इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। क्या हम श्वसन के बिना जीवित रह सकते हैं? तो ऐसा कतई नहीं हो सकता है। हम श्वसन के बिना बिल्कुल भी जीवित नहीं रह सकते हैं। आपने देखा होगा कि एक छोटी सी अगर सांस बंद हो जाए आपके थोड़ी देर के लिए, तो आपके लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए आपको अलग से मास्क या सिलेंडर लगा देते हैं ऑक्सीजन का। जब हम श्वास लेते हैं तो बाहर की वायु शरीर के अंदर जाती है, और जब हम श्वास छोड़ते हैं तो शरीर के अंदर की जो वायु होती है बाहर निकल जाती है। यह क्रिया क्या होती है? श्वास लेना श्वसन क्रिया का एक हिस्सा होता है। तो श्वसन क्रिया होती क्या है? जैसे जो बाहर की वायु होती है वो शरीर के अंदर फेफड़ों के माध्यम से चली जाती है, लेकिन जब हम श्वास छोड़ते हैं तो क्या होता है, शरीर की जो वायु होती है वो बाहर निकल जाती है। यह एक श्वसन क्रिया होती है। श्वसन में अंदर ली गई जो वायु होती है उसकी ऑक्सीजन की कुछ मात्रा का उपयोग होता है। इस क्रिया में जो बनी कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको हम श्वास क्रिया द्वारा बाहर निष्कासित करते हैं। तो जो भी हम श्वसन में अंदर ली गई जो वायु होती है उसकी ऑक्सीजन की जो कुछ मात्रा होती है उसका तो हम उपयोग कर लेते हैं, और इस क्रिया में जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर में अंदर बनती है तो उसको हम क्या करते हैं, श्वास द्वारा बाहर निष्कासित कर देते हैं। आगे देखेंगे जो सभी सजीव श्वसन करते हैं, इसके बारे में जो है जीव जंतुओं के बारे में भी क्या प्रक्रिया है, या पौधों के बारे में क्या कथन है इसके बारे में देखेंगे। कि गाय है, भैंस है, वो किसी प्रकार का जीव हो, चाहे कुत्ता बिल्ली, जैसे कुछ जंतु जो होते हैं उनमें श्वसन क्रिया मनुष्य की तरह ही होती है। इनमें से किसी भी जंतु की विश्राम अवस्था में परीक्षण करेंगे आप, जैसे ही चाहे गाय का करें, चाहे बकरी का करें, चाहे भैंस का करें, तो आप क्या देखेंगे कि उसके उदर पर अर्थात उसके पेट पर गति, उसकी पेट की गति पर आप ध्यान देंगे तो यह मंद गति से उसकी श्वास लेने की क्रिया को दर्शाती है। हाँ, तो क्या कह सकते हैं हम इस प्रकार अनुमान लगा सकते हैं कि जो सभी सजीव होते हैं श्वसन करते हैं, और सभी जंतु जो होते हैं वो सजीव होते हैं, क्योंकि वो उनमें भी श्वसन की क्रिया होती है। आगे देखेंगे श्वसन सभी सजीवों के लिए आवश्यक होता है। ग्रहण किए गए भोजन से श्वसन के द्वारा ही हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। हम जो भोजन ग्रहण करते हैं, और हमने कह दिया इससे कि भोजन से क्या होता है, हमें ऊर्जा मिलती है। तो ऊर्जा कैसे मिलती है? और तो जो हम ग्रहण करते हैं भोजन, उस भोजन से श्वसन के द्वारा ही हमारे शरीर जो होता है उसको ऊर्जा प्राप्त होती है। आगे देखेंगे सभी सजीव श्वसन करते हैं, इसमें जंतुओं की क्या भूमिका होती है। तो कुछ जंतुओं में ऐसा भी होता है गैस आदान प्रदान करने का तरीका जो भिन्न हो सकता है, लेकिन उनमें ऐसा होगा कि श्वसन की प्रक्रिया उसमें भी जंतुओं में भी होती है। जैसे श्वसन का एक हिस्सा होता है, उदाहरण के लिए मानव जो है वो श्वसन की प्रक्रिया किससे करता है? अपने फेफड़ों से और नथनों से। आगे देखेंगे लेकिन जो केंचुआ होता है वो श्वसन कैसे करता है? केंचुआ अपनी त्वचा द्वारा सांस लेता है।
जबकि जो मछली के हमने बारे में पढ़ा था कि मछली के क्या होते हैं, गिल होते हैं या क्लोम होते हैं, गलफड़े होते हैं, जिनकी सहायता से वह जल में विलेय वायु से ऑक्सीजन अवशोषित कर लेती है। तो मछली कैसे शोषण करती है? मछली करती है अपने गलफड़ों से, गिल या क्लोम से। जबकि केंचुआ क्या होता है, अपने त्वचा से द्वारा सांस लेता है। और मानव क्या होता है, अपने फेफड़ों से और नासिका छिद्रों से सांस लेता है। आगे देखेंगे सभी सजीव श्वसन करते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि हमने अभी पढ़ा है पिछले टॉपिक में कि पौधे क्या होते हैं, सजीव होते हैं। तो जब पौधे सजीव होते हैं तो पौधे श्वसन भी करते होंगे या उनमें श्वसन की क्रिया भी होती होगी। तो क्या सभी पौधे जो हैं वो भी श्वसन करते हैं? तो पौधों की जो श्वसन क्रिया होती है उसमें गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः उनकी पत्तियों के द्वारा होता है। तो पौधे में जो श्वसन की क्रिया पूर्ण होती है वो किसके माध्यम से होती है? उनकी पत्तियों के द्वारा पूर्ण होती है। पत्तियों में क्या होता है, सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु को अंदर ले लेती हैं पत्तियाँ और तथा ऑक्सीजन का उपयोग करती हैं। वह कार्बन डाइऑक्साइड वायु में निष्कासित कर देती हैं। जो पत्तियाँ होती हैं यह पौधों के श्वसन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो क्या होता है कि पौधे भी श्वसन करते हैं और पौधे क्या होते हैं, सजीव होते हैं। आगे देखेंगे हम सभी सजीव श्वसन करते हैं। हम जानते हैं कि प्रकाश की जो उपस्थिति में जो पौधे होते हैं पौधे वायु की कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग भोजन बनाने के लिए करते हैं तथा ऑक्सीजन क्या करते हैं, छोड़ते हैं। तो आपने पढ़ा होगा कि पौधों में जो है मानव की विपरीत क्रिया होती है कि हम ऑक्सीजन तो ग्रहण करते हैं लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। लेकिन जब जो पौधे जो होते हैं क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड का जो उपयोग करके भोजन बनाने के लिए करते हैं तथा ऑक्सीजन क्या करते हैं, ऑक्सीजन निष्कासित करते हैं और अपन क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। श्वसन क्रिया दिन और रात दोनों में ही निरंतर चलती रहती है, चाहे पौधे हों, चाहे मानव हो, चाहे किसी प्रकार का जंतु हो, दिन रात निरंतर चलती रहती है। भोजन बनाने के लिए जो प्रक्रिया होती है उसमें निष्कासित जो ऑक्सीजन होती है उसकी मात्रा पौधे द्वारा श्वसन में उपयोग की गई कार्बन ऑक्साइड ऑक्सीजन की मात्रा की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। तो जो भोजन बनाना की जो प्रक्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में पौधों के द्वारा, तो उसमें जो ऑक्सीजन की जो निकाली गई मात्रा होती है पौधे के द्वारा, वो श्वसन में उपयोग की गई ऑक्सीजन की मात्रा की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। अब आगे हम वर्गीकरण करेंगे कि सजीव और निर्जीव में एक माध्यम से या एक आधार से हम और वर्गीकरण कर सकते हैं। क्या होता है कि सभी सजीव क्या करते हैं, उनमें उद्दीपन प्रक्रिया के अनुरूप क्रिया होती है या क्रिया करते हैं, जबकि निर्जीवों में ऐसा कोई नहीं होता है कि वो उद्दीपन प्रक्रिया के अनुरूप क्रिया करें। इसको भी उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि सजीवों में यह क्रिया कैसे होती है। तो जब आप नंगे पैर टहल रहे हों तब आपका पैर अचानक किसी कांटे पर अथवा नुकीली वस्तु पर अगर पड़ जाए तो आप किस प्रकार की अनुक्रिया करेंगे? आप चिल्लाना शुरू कर देंगे या आपको दर्द या चुभन का अनुभव होगा। जैसे ही आप नंगे पैरों से आ जाते हैं तो किसी कांटे पर अगर आपका पैर पड़ जाता है नुकीली वस्तु पर, तो आपको क्या होगा, चलते समय जो नुकीली चीज़ है चुभने लगेगी और आपको दर्द होगा। तो आप क्या करेंगे, आपको इस प्रकार अनुक्रिया करेंगे, तुरंत ही आपके मस्तिष्क को तंत्र का तंत्र द्वारा जो संदेश जाएंगे तो इससे आपको दर्द का अनुभव होगा। जब आप अपने प्रिय व्यंजन को देखते हैं तो आपको क्या अनुभव आता है या उसके विषय में आप क्या सोचते हैं? जैसे ही आप कोई प्रिय व्यंजन या अपना पसंदीदा स्वादिष्ट जो भोजन होता है उसको देखते हैं तो आपके जो अपने आप अनुक्रिया होती है क्या, कि आपके मुंह में लार बनने लगती है या आपको उसके प्रति आकर्षण होने लगता है। आप अंधेरे से स्थान से अचानक तेज धूप में जाते हैं तो क्या होता है? जैसे ही आप अंधेरे स्थान से अगर तेज धूप में जाएंगे तो क्या आपको दिखेगा कि आप चकराने लगेंगे, आपकी जो आंखें हैं अचानक से स्वतः ही कुछ क्षण के लिए क्या हो जाएंगी, वो बंद हो जाएंगी, जब तक कि वे तेज प्रकाश की जो अभ्यस्त नहीं हो जाती हैं आंखें आपकी। तो आपका प्रिय व्यंजन हुआ, तेज प्रकाश हुआ, चाहे कांटा हुआ। उपरोक्त स्थितियों में बाह्य वातावरण होने वाले परिवर्तनों के कुछ उदाहरण हैं। हम इन सभी प्रकार के परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं। वातावरण में होने वाले इन परिवर्तनों को क्या कहा जाता है? उद्दीपन कहा जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उद्दीपन प्रक्रिया कहते हैं। आगे देखेंगे नेक्स्ट, सभी सजीवों में जो है उद्दीपन प्रक्रिया के अनुरूप क्रिया करते हैं। तो क्या जो मानव में या जीव जो प्राणी हैं उनके साथ साथ जंतुओं में भी ऐसा कुछ होता है कि उनमें भी उद्दीपन प्रक्रिया के अनुरूप वे भी क्रिया करते हों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि जंतु क्या होते हैं, सजीव होते हैं। तो क्या दूसरे जंतुओं में भी ऐसा होता है मानव के अलावा कि उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया होती हो? जैसे हम देखते हैं कि खाना देते समय जो जंतु या पशु होते हैं उनके व्यवहार को ध्यान से देखेंगे अगर, तो क्या होगा कि आप जैसे ही भोजन वो लोग देखते हैं या आप उनके पास से भोजन लेकर निकलें अगर, तो अचानक ही वो अधिक चैतन्य से हो पड़ते हैं। यह क्रिया आपने देखी होगी गाय भैंसों में अधिकतर या बकरियों में। तो जब आप एक चिड़िया की भी ओर कदम बढ़ाते होंगे तो क्या देखते हैं आप कि वो अचानक से अपने
पंखों की सहायता से उड़ जाती है या हमसे दूर भागने का प्रयास करती है। अगर हम एक उदाहरण और देखें, जो जंगली है, जब जंगली जानवर जो होते हैं उन पर अगर तीव्र प्रकाश डाला जाए तो वे क्या करते हैं, वो भाग खड़े उठते हैं, हमसे दूर भागने का प्रयास करते हैं, किसी भी प्रकार का जंगली जानवर क्यों ना हो। तो ये क्या होती है, तो जंतुओं में भी क्या होता है, उद्दीपन प्रक्रिया के अनुरूप क्रिया करते हैं। आगे देखेंगे, आपको एक उदाहरण के माध्यम से और समझ लें। इसी प्रकार यदि रात्रि में आप जाएंगे, अगर रसोई घर में बल्ब प्रदीप्त कर देते हैं या बल्ब को जला देते हैं, तो क्या होता है, जो उधर कॉकरोच होते हैं या कोई चींटी वगैरह होते हैं तो क्या करते हैं, अचानक अपने छिपने के स्थान में भाग जाते हैं। ऐसा अक्सर हमने देखा है। तो क्या आप जंतुओं में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया के कुछ उदाहरण और दे सकते हैं? हाँ, तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि जो जंतु होते हैं वो सजीव होते हैं, क्योंकि इनमें उद्दीपन प्रक्रिया के अनुरूप कार्य करते हैं ये सब। आगे देखेंगे, क्या पौधे भी उद्दीपन प्रक्रिया के प्रति अनुरूप जो क्रिया है करते हैं क्या? क्योंकि हमने ये भी पढ़ा है कि जो पौधे होते हैं क्या होते हैं, सजीव होते हैं। तो क्या इनमें भी ये गुण पाया जाता है उद्दीपन प्रक्रिया के अनुरूप क्रिया करने का? तो हम पढ़ेंगे, क्या पौधे भी उद्दीपन की प्रति अनुक्रिया दर्शाते हैं? तो कुछ पौधों के पुष्प केवल क्या होते हैं, रात्रि के समय ही खिलते हैं, और जबकि कुछ पौधों के जो पुष्प हैं सूर्यास्त के बाद बंद हो जाते हैं, कली में बंद हो जाते हैं सूर्यास्त होने के बाद। आगे देखेंगे, जैसे छुई मुई है या गुलमेहंदी का जो पौधा है, उसकी अगर पत्तियां आप छू लें तो अचानक क्या हो जाता है, वो मुरझा जाता है आपके पत्तियों के छूने भर से। यह पौधों में क्या होती है, उद्दीपन प्रक्रिया के कुछ उदाहरण होते हैं। जैसे सूरजमुखी का फूल है तो वो खिलता है, कैसे खिलता है, जब सूर्योदय होता है तब वो सूरजमुखी का फूल खिलता है। तो किसी प्रकार के जो फूल होते हैं वो अपनी कली में बंद रहते हैं, फिर उसके बाद खिलते हैं। इस प्रकार अनेक क्रियाएं होती रहती हैं उद्दीपन प्रक्रिया के अनुरूप। तो इसी के साथ आज का जो अपना टॉपिक था क्लास 6 का चैप्टर 6 सजीव विशेषताएं एवं आवास का जो पार्ट 3 था वो समाप्त होता है। इसके ठीक अगले वाले पार्ट में हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर 6 के अंतर्गत जो सजीव विशेषताएं एवं आवास है, इसका पार्ट 4 सजीवों में उत्सर्जन, सजीवों में प्रजनन के बारे में हम अध्ययन करेंगे अगली क्लास में, और सजीवों में जो गति होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए देर न करते हुए समाप्त करते हैं आज की जो क्लास है अपनी, और मिलते हैं अगली क्लास में एक और अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, वेलकम।